प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन व्याख्यान माला का चौथा व्याख्यान। इससे पहले जो तीसरा व्याख्यान हुआ था उसमें हमने किया था कि रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की बात कही गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता। और 26 जनवरी को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। और विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था, तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त हो गया 26 जनवरी के स्थान पर। लेकिन इस पावन संकल्प जो रावी नदी के किनारे लिया गया था 26 जनवरी का, उस संकल्प की याद ताज़ा रखने के लिए तथा इस दिन को यथोचित सम्मान देने के लिए भारत का संविधान 1950 में जो लागू हुआ था उसको 1950 की 26 जनवरी को लागू किया गया था। इस प्रकार 26 जनवरी हमारे इतिहास और राष्ट्रीय जीवन में विशेष महत्व रखती है। विद्यार्थियों, उसी व्याख्यान में हमने यह किया था कि जब कांग्रेस ने फरवरी 1930 में गांधी जी को एक आंदोलन प्रारंभ करने के अधिकार दे दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गांधी जी ने पहले कोशिश की कि आंदोलन की आवश्यकता न रहे और गवर्नर जनरल से, वायसराय से बातचीत की ताकि वो न्यायोचित मांगों को मान ले। किंतु जब गांधी जी को सफलता नहीं मिली तो फिर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और अंग्रेज सरकार ने शांति प्रिय इस आंदोलन का, इस शांति प्रिय सत्याग्रह का जवाब लाठी और गोलियों से दिया। दमन चक्र पूरे देश में चला, करीब 50-60 हजार लोगों को जेल भेज दिया गया। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका दमन दोनों ही पूरे जोर पर थे, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए लंदन में एक गोलमेज परिषद का यानी कि सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि नवंबर 1930 से प्रारंभ होकर के और 12 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और 19 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और सभापतित्व इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनाल्ड ने किया था। इस सम्मेलन में, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से हम इसको संबोधित कर रहे हैं, इतिहास में दर्ज है, इसमें 89 प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया, जिनमें से 16 भारतीय देशी राज्यों के, ब्रिटिश भारत के 57 और ब्रिटिश संसद के 16 प्रतिनिधि इसमें थे। 3 प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हो गए ये, देशी राज्यों के, ब्रिटिश भारत के और ब्रिटिश संसद के। लेकिन
अब ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की जहाँ तक बात है, वो तो वायसराय करेगा, इसमें कोई शंका, क्वेश्चन मार्क नहीं है। यद्यपि जनता के द्वारा तय होने चाहिए, लेकिन वायसराय ने कर दिए। परंतु जो देशी राज्यों से जो आए हैं प्रतिनिधि, उनका चयन भी वायसराय ने किया, और ब्रिटिश संसद तो उनकी है ही। वास्तव में सभी प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि थे, और सरल और मतलब थोड़ा शब्द हालांकि जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीप है, लेकिन ये सारे सरकार के पिट्ठू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय देश की एक प्रमुख संस्था थी, उसका सम्मेलन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। सम्मेलन में भाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने वाली पार्टी थी। कोई सदस्य उसका नहीं है। सम्मेलन का गठन नितांत, जो प्रतिनिधियों का जो चयन है, असंतोषजनक था, क्योंकि उसमें न तो देशी राज्यों की जनता के प्रतिनिधि थे और न कांग्रेस के। कांग्रेस के देश में जो अनुयायी थे वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो प्रमुख राजनीतिक दल था, लेकिन कोई रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं। उसके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए बुलाया गया कोई भी सम्मेलन बिना दूल्हे की बारात के समान था। वेल्सफोर्ड के शब्दों में मैं बात करूं, सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किंतु भारत माता का इन सब के प्रतिनिधि थे, जो मैंने अभी कहा है। वेल्स ने बहुत अच्छी बात लिखी है, वेल्सफोर्ड ने, कि महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ, वाणिज्य संघ, सबके प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किंतु भारत माता वहाँ उपस्थित नहीं थी। विद्यार्थियों, इस सम्मेलन के ऊपर इससे अच्छी टिप्पणी मुझे नहीं लगता किसी इतिहासकार ने की हो। हालांकि ऐसे इतिहासकार भी हैं जो सम्मेलन को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कूपलैंड लिखता है, यह सम्मेलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इसके पूर्व 40 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक सम्राट के प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रतिनिधि समान हित के लिए एक समान महत्व के विषय पर विचार विमर्श हेतु कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए। तो इतिहासकार कूपलैंड ने इसकी प्रशंसा की है, वेल्सफोर्ड ने इसकी आलोचना की है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन बड़ी शान के साथ अपर हाउस की शाही गैलरी में हुआ था। अपर हाउस जैसे हमारे देश में अभी राज्यसभा अपर हाउस है, वहाँ इंग्लैंड में भी अपर हाउस है। किंतु परिषद जो मीटिंग है बीच बीच में सेंट जेम्स महल में भी हुई। उद्घाटन तो अपर हाउस की शाही गैलरी में हुआ, लेकिन मीटिंग्स जो हैं वो जो सेंट जेम्स का महल है वहाँ भी हुई। अब यदि हम इस पे नज़र डालें कि परिषद में वार्ता के आधार क्या थे, पॉइंट्स क्या थे, एजेंडा क्या था, तो प्रथम गोलमेज परिषद कहूँ या सम्मेलन कहूँ, एक ही बात है, आप कन्फ्यूजन में मत जाना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने उदासी तथा
घुटे घुटे से वातावरण में अपना कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि भारत के लगभग सभी भागों से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सूचनाओं के तार लंदन पहुंच गए थे। ये इतिहासकार एक एम.वी. पायली हुए, जिन्होंने भारत का संवैधानिक इतिहास 1600 से 1950 तक का जो काल उन्होंने कवर किया, वो पायली ने लिखा है कि लंदन में ये खबर पहुंच गई थी कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और बड़े अपनी ताकत के साथ शुरू हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने परिषद के उद्घाटन भाषण में 3 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की। पहला, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा और ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा भारतीय देशी राज्य संघ शासन की इकाई का रूप धारण करेंगे। पहली बात हो गई। दूसरा, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किंतु सुरक्षा और वैदेशिक विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। समझ रहे हैं आप? सुरक्षा और विदेश विभाग ये गवर्नर जनरल, जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधि है, उसके पास रहेगा। तीसरा, अतिरिक्त काल में कुछ सुरक्षात्मक विधान अवश्य होंगे। कुछ अपनी सुरक्षा के हिसाब से कुछ विधान और भी होंगे। ये 3 आधार थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के, जो उसके सभापति चेयरमैन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह के दौरान वहां पर अपने विचारों में बताए। अब प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सुझावों के प्रति प्रतिनिधियों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। संघ शासन के सिद्धांत ने लगभग सभी प्रतिनिधियों में सहमति प्रदान की। देशी राज्यों ने संघ राज्य में सम्मिलित होना स्वीकार किया। ओके, ऐसा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इशारे पर किया, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रगतिशील तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज परस्त नरेशों की उपस्थिति आवश्यक थी। बीकानेर के महाराजा, जो हमारी यूनिवर्सिटी है विद्यार्थियों, वहाँ के महाराजा की बात हो रही है। बीकानेर के महाराजा ने एक नाटकीय ढंग से सम्मेलन के प्रथम सत्र में राजकुमारों की ओर से अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सहमति प्रकट कर दी और बलपूर्वक कहा कि संघ एक ऐसा शब्द है जो राजाओं और उनकी राज्य सरकारों के लिए भय पैदा नहीं करता। आप बीकानेर के महाराजा का नाम विद्यार्थियों आप जान रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी हमारी उन्हीं के नाम पर है, महाराजा गंगा सिंह। तत्सामयिक राजकुमार संगठन के चांसलर महाराजा पटियाला ने भी पूर्ण विश्वास से इस वक्तव्य को प्रतिध्वनित किया तथा अनुमोदन किया। वास्तव में प्रत्येक प्रतिनिधि ने संघ योजना को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की। प्रांतीय स्वायत्तता, उत्तरदायी शासन और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन देने की बातें भी हुई। इन मूल बातों पर परिषद में किसी को आपत्ति नहीं थी।
केवल संरक्षणों या रक्षा कवचों और उत्तरदायी मंत्रियों पर नियंत्रण के संबंध में पारस्परिक मतभेद थे। श्री जयकर और तेज बहादुर स्प्रू ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की, डोमिनियन। जयकर ने इस बात पर जोर दिया कि यदि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो स्वतंत्रता की मांग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये बात कही श्री जयकर ने। परिषद में सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादपूर्ण रही और इस प्रश्न पर प्रतिनिधियों में काफी मत वैभिन्न पाया गया। मुसलमान पृथक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। जिन्ना ने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकृत करने पर बल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे, ने भी पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन किया, लेकिन हिंदू प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा अल्पसंख्यकों के लिए स्थान संरक्षण के पक्ष में थे। इस प्रकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रतिनिधियों में एक मत्ता नहीं हो पाई और इस जटिल समस्या का हल नहीं निकल सका। विद्यार्थियों, ये जो परिषद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 के 12 नवंबर को शुरू हुआ था, ये 19 जनवरी 1931 को अनिश्चित काल के लिए बिना किसी निष्कर्ष के स्थगित कर दिया गया। कुछ नतीजा नहीं निकला। 89 लोगों ने बातचीत की, लेकिन वहां से कोई एक अच्छी चीज या कोई पॉजिटिव भारत के पक्ष में कोई ऐसा वहां से मैसेज नहीं मिला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने परिषद में हुई वार्ता के आधार पर सरकारी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सम्राट की सरकार का अभिमत है कि भारत सरकार का उत्तरदायित्व केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं पर होना चाहिए, किंतु इसी के साथ साथ परिवर्तन काल में यह आयोजन होना आवश्यक है कि सरकार अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन कर सके और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। ये इस प्रकार की बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से आई और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भी आशा प्रकट की कि कांग्रेस भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और भारत के संविधान निर्माण के लिए मदद करेगी। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।